अब हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कल हमने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप की, कल हमने बात की एचयूएफ की, कल हमने बात की पार्टनरशिप की। तीन तरह के मैंने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिए थे। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? ये एक तरीके का वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है। जैसे किसी गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है? ये ग्रुप फॉर्म हुआ है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो ये जो सोसाइटी है, ये जो एसोसिएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकिन वॉलंटरी नहीं होती। जैसे कल मैंने पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप में आप रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, आपकी इच्छा है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी वॉलंटरी नहीं हो सकती, इसका रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमको कंपलसरी क्या कराना है? रजिस्टर कराना ही होता है, तभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है। फीचर्स क्या है? वॉलंटरी मेंबरशिप, आप जब चाहें इसके मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद लीगल स्टेटस, क्योंकि ये एक लीगल जो है बॉडी है, तो इसका जो भी मेंबर होगा वो क्या होगा? लीगली इसका मेंबर बनेगा। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उतनी ही लाइबिलिटी होती है जितना उसके पास फंड होता है। इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती जैसे पीछे वाले केसेस में थे। इनके मेंबर्स जो होते हैं, उनका जितना उन्होंने शेयर ले रखा है, जितने के लिए वो मेंबर हैं, सिर्फ उतने ही पैसे के वो देनदार होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जैसे कल वाले केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, अगर फर्म की लाइबिलिटी पेड नहीं होती है फर्म्स के फंड से, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट बेच के पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं है। कंट्रोल, कंट्रोल भी इसका कैसा रहेगा? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, जो इसकी बॉडी के कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। जैसे हम बात करें, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाई इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो लोग मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बनेंगे, उनके हाथ में इसकी पावर रहती है। द राइट टू वोट गिव द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी एंड दिस लैंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी अ डोमिनेट्रिक करेक्टर। जो इसके मेंबर होंगे वो वोट करते हैं, उनके वोट से क्या बनती है? मैनेजिंग कमेटी बनती है। तो हर मेंबर को एक चांस है कि वो मैनेजिंग कमेटी में आके और जो है वो वोट करके मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बन सकता है। सर्विस मोटिव, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो मोटिव होता है वो सर्विस होता है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है वो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, सर्विस मोटिव होता है इसका। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप या हेल्पिंग के पर्पस से बनाई जाती है। इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे हैं इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, हर मेंबर को इक्वल राइट है वोटिंग का। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी, मैंने बताया। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, ये चलती रहती है, मेंबर्स इसमें ऐड होते रहते हैं, और ये लॉन्ग लाइफ इसकी होती है। उसके बाद इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, इसके जो ऑपरेशंस हैं उनमें काफी इकोनॉमी होती है। जैसे द मेंबर्स जनरली ऑफर honorary service to the society as the focus is on elimination of middleman. This help in reducing cost. अब जैसे एग्जांपल है एक लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ की शुरुआत ऐसी ही सोसाइटी से हुई थी। कुछ लेडीज ने एक गांव में ग्रुप बनाया कि चलो सब लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उन्होंने पापड़ बेचने शुरू किए। और वो पापड़ इतने फेमस हुए, समझ लो वर्ल्ड फेमस हो गए। लिज्जत पापड़ एक ब्रांड बन गया है, सब लोग खाते हैं। तो एक एग्जांपल है इसका। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट रहता है। उसके बाद ईज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं, तो उनकी ईज ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर, इसको 10 मेंबर से स्टार्ट किया जा सकता है। द रजिस्ट्रेशन procedure is simple, involving a few legal formality. This information is governed by the provision of Cooperative Society Act 1912. ठीक है। इसके लिमिटेशन क्या है? तो पहला लिमिटेड है लिमिटेड रिसोर्सेज, जो इसके मेंबर्स होंगे वही इसके अंदर फंडिंग करते हैं, तो जितने मेंबर उतनी फंडिंग। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है वही मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं, वही इसको रन करते हैं। तो
एक स्मार्ट मैनेजमेंट इसको नहीं मिल पाता अगर छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इसकी लिमिटेशन है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट मेंटेन नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का सीक्रेट नहीं रहता। इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, वोटिंग कर रहे हैं, हर चीज में ज्यादातर वोटिंग ही है, तो ओपिनियन अलग अलग हो सकती है इसके मेंबर्स की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना है, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या होती है? एक कंपनी लोगों का एसोसिएशन होती है जहां लोग एक पर्पस के साथ आते हैं और किसी काम को करते हैं। अब सर फर्म क्या होती है? फर्म क्या होती है? फर्म के केस में मैंने बताया कि फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है जहां कम से कम दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक फर्म बना सकते हैं। लेकिन फर्म के केस में मैंने बोला कि वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पर कराना चाहो कराओ या नहीं कराना चाहो मत कराओ। लेकिन एक फर्म की जो लायबिलिटी थी वो कैसी थी? अनलिमिटेड थी। लेकिन कंपनी के केस में कुछ चीजें अलग हैं। सबसे पहला, कंपनी कभी भी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बन सकती। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनी, उसमें रजिस्ट्रेशन होना पहली बात बहुत जरूरी है। कंपनी कब बनेगी? जब वो रजिस्ट्रेशन में आएगी। दूसरा, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। यानी अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है और कंपनी को लॉसेस होते हैं तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट पे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा, कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस होता है, यानी ये अपने मेंबर से अलग होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, क्योंकि वहां ओनर और जो है बिजनेस एक ही चीज है। लेकिन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ये लोगों पे केस कर सकती है, लोग इस पे केस कर सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कि अपनी खुद की इसकी पहचान है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, तो वो एक कंपनी है। और भी कंपनी के फीचर्स की हम बात करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं कंपनी के, वन बाय वन हम कवर करेंगे। लेकिन मेन जो फीचर्स हैं वो क्या है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही बनती है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी नहीं बन सकती। कंपनी के टाइप्स की हम बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स की कंपनी होती है। तो और सबसे पहले हम इसके फीचर की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब पर्सन हैविंग नो बॉडी एंड सोल क्रिएटेड बाय लॉ। ऐसा इंसान जिसका कोई शरीर ना हो, जिसकी कोई आत्मा ना हो, उसको लॉ के द्वारा बनाया गया। वो पर्सन क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उसकी खुद की एक पहचान है। तो बिजनेस ऐसा ही है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। अब कोई बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का इंसान घूम रहा है क्या दुनिया में? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, कोई रिलायंस इंडस्ट्री नाम का पर्सन है क्या दुनिया में? नहीं है। लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी पहचान है। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने बताया कि ये अपने मेंबर्स का, अपने ओनर का कोई मोहताज नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं, ये खुद का मालिक खुद है। उसके बाद फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट and compliances with several legal requirements before it can start functioning. Incorporation of company is compulsory under Companies Act 2013 or any of the previous company law. Perpetual succession, a company being a creation of the law, can be brought to any end only by law. ये हमेशा चलती रहती है, इसको सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, वरना ये खत्म नहीं होती। इट विल ओनली cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed. Members may come and members may go, but the company continue to exist. मेंबर आते रहेंगे, मेंबर जाते रहेंगे, कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। लॉ में एक क्वेश्चन भी आता है
कि एक कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग है, डायरेक्टर्स की मीटिंग है, और वो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं एक कार से, कार खाई में गिर जाती है, सारे जो डायरेक्टर है वो खत्म हो जाते हैं, कंपनी की लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर खत्म हो गए, नए डायरेक्टर खड़े हो जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। इसीलिए हमने कहा मेंबर्स में गो एंड कम, बट द कंपनी गो फॉर एवर, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। लाइबिलिटी कंपनी की क्या होती है? लिमिटेड होती है। उसके बाद कंट्रोल, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट। कंट्रोल किसके हाथ में होता है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता जो कंपनी को चलाए, यहां पूरा बोर्ड होता है। कॉमन सील, a company may or may not have a common seal. If a company has a common seal, it must be affixed to the document such as agreement of a company. If a company does not have a common seal, then the person signing the document should be authorized by a board resolution. कंपनी के पास अगर उसकी कॉमन सील है तो वो डॉक्यूमेंट पे लगेगी, नहीं है तो जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वो लोग इस पे साइन करेंगे। रिस्क बेरिंग, रिस्क किसका होता है कंपनी के केस में? इसके मेंबर्स का, जो इसमें पैसा लगाते हैं। और रिस्क कितना होता है? जितने के लिए उन्होंने शेयर्स कंपनी के लिए हैं। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ये एक लिमिटेड लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर्स का उतना ही रिस्क है जितना उन्होंने शेयर्स दे रखे हैं, इससे ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। तो ये हमने इसके मेरिट्स की बात की। लिमिटेड लायबिलिटी है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आज मैं मेंबर हूं, मैं चाहूं तो अपना शेयर्स कभी भी किसी दूसरे को बेच के उसको मेंबर बना सकता हूं और मैं बाहर हो सकता हूं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसमें इजीली होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इतना आसान नहीं है कि अगर मैं तुम्हारी फर्म का आज पार्टनर हूं और मैं आज रात को अपना शेयर भेज दूं और कल को बोलूं कल से ही मिस्टर गुप्ता आपके पार्टनर होंगे, ऐसा नहीं होता। नए पार्टनर को अपॉइंट करने का वहां एक प्रॉपर तरीका है, उसी तरीके से नए पार्टनर को अपॉइंट किया जा सकता है। रिटायरमेंट का भी अपना एक तरीका है, उसी तरीके से रिटायरमेंट होगा। लेकिन कंपनी के केस में इजी है, यहाँ शेयर्स को फ्रीली सेल किया जा सकता है और बाय किया जा सकता है। Perpetual existence of a company is not affected by the death, retirement, registration, insolvency or insanity of its member as it has a separate entity from its member. तो हमने बात की कि किसी की डेथ होने से, किसी का बर्थ होने से, किसी के आने जाने से कंपनी के परपेचुअल सक्सेशन पे कोई फर्क नहीं। तो परपेचुअल सक्सेशन की हमने बात की कि यहाँ पे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, किसी की डेथ से, किसी के आने से, किसी के जाने से। ठीक है। उसके बाद स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी एक बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो एक्सपेंशन का स्कोप होता है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि एक अकेला व्यक्ति है, कितना काम संभाल लेगा। पार्टनरशिप में कुछ मेंबर हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि काम को इतना ज्यादा बड़ा किया जाए। लेकिन कंपनीज के केस में कितने भी मेंबर, इवन एक कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उतने मेंबर भी हो सकते हैं, और भी कंट्रीज के मेंबर्स के पीपल इसके मेंबर बन सकते हैं। तो कितने ही लोग इसके मेंबर बन सकते हैं, कितनी बड़ी कंपनी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी का साइज कितना बड़ा होगा ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, कि कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी के केस में प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है क्योंकि वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सब क्वालिफाइड लोग हैं, सीए है, सीएस है, तो कंपनी का एक्सपेंशन भी इसलिए अच्छा हो जाता है। लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहली लिमिटेशन डॉक्यूमेंटेशन की, लीगल फॉर्मेलिटी वहां बहुत ज्यादा होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है कंपनी के लिए, फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट बहुत लगते हैं, बहुत बड़ा क्रिटिकल टास्क होता है। लैक ऑफ सिक्रेसी, सीक्रेट मेंटेन नहीं रहते क्योंकि कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहां पर सीक्रेट को रख पाना किसी चीज में बहुत दिक्कत की बात है, सीक्रेट मेंटेन वहां नहीं रह पाते। ठीक है। और impersonal work environment, the large size of company further make it difficult for the owner and top management to maintain personal contact with the employees, customer and creditor. तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़ा साइज है, तो हर एक एम्प्लॉय के साथ टच बनाना, हर क्रेडिटर डेटर के साथ, कस्टमर के साथ टच बना के रख पाना इतना आसान काम नहीं है।
न्यूमेरियस रेगुलेशन, कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो हर एक लॉ की हमको नॉलेज होनी चाहिए, सारे रेगुलेशंस को हमको रेगुलेटरी के साथ बना के रखना है, सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। जहां आपने कहीं गलतियां की वहीं आप पे हैवी पेनल्टी लग जाती हैं। तो रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हर चीज के लिए एक सिस्टम है, तो डिसीजन मेकिंग में काफी डिले होता है। एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद जाएगी, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में काफी डिले होता है। अब बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो कंपनी पॉपुलरली हमको जो पढ़नी है वो 3 तरह की पढ़नी है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पे पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके नाम के लास्ट में क्या लिखा होता है? पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मिनिमम 2 मेंबर होते हैं इस कंपनी के, और इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख रुपए होती है। ये कंपनी अपने शेयर्स नहीं इशू कर सकती, किसी भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ना शेयर्स के फॉर्म में ना डिवेंचर के फॉर्म में। लेकिन पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स 7, नाम के लास्ट में एलटीडी लिखा होगा, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल इसकी, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है कंपनी के केस में? 5 लाख रुपए। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती।